1971 की जंग में इंडियन आर्मी के योगदान को तो सब याद रखते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर की फोटो और वीडियो आज भी आपको एक सर्च पर मिल जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसान ने बांग्लादेश को लेकर होने वाली लड़ाई के बारे में 2 साल पहले ही बता दिया था? या क्या आपको पता है कि इस शख्स की टीम ने पाकिस्तान के एक अटैक को फेल कर दिया था पूरी तरह से? इस शख्स का नाम था आरएन काओ और उसकी टीम थी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इंडियन आर्मी की मदद की थी, जिसके चलते सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, रॉ की स्थापना तो 1968 में ही हो गई थी, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक यूनिट को अलग करके इसे एस्टैब्लिश किया गया था। वजह साफ थी, 1962 और 65 की जंग में इंडियन आर्मी को खुफिया जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उस टाइम पर आईबी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जुटाने वाली सीक्रेट एजेंसी थी। इन दोनों जंगों में आईबी बुरी तरह से फेल हो गई थी। इसीलिए रॉ को बनाया गया था ताकि बाहरी दुश्मनों पर कड़ी नजर बनाई रखी जा सके। इस यूनिट का काम था मोसाद की तरह दुश्मन की खुफिया इंफॉर्मेशन को ढूंढना, जिससे कि आर्मी को आसानी से एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिले। रॉ के पहले चीफ थे आरएन काओ और वो इस काम में बेहद एक्सपर्ट थे। तो रॉ ने काम करना शुरू किया 1968 से। इसी बीच 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और वहां पर एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी सी बन गई। तो हुआ ये कि पाकिस्तान के 2 हिस्सों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में अलग अलग नतीजे आ गए और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से 167 सीटें जीती। लेकिन वहीं वेस्टर्न पाकिस्तान में अवामी लीग ने एक भी सीट नहीं जीती थी और 138 सीटों पर उसकी हार हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा सीटें जीतने की वजह से अवामी लीग देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसका मतलब यह था कि तब के पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान को इस्तीफा देना था और अवामी लीग की सरकार बननी थी। लेकिन यह बात ना तो याह्या खान को मंजूर थी और ना ही जुल्फिकार अली भुट्टो को। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। वेस्टर्न पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा शुरू कराई। इस दौरान आरएन काओ अपने ऑर्गेनाइजेशन रॉ के जरिए एक एक इवेंट पर अच्छे से बारीकी से नजर बनाए हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि 2 साल पहले काओ ने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान में होने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट की भविष्यवाणी कर दी थी। 1969 से ही बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा था। काओ के एजेंट्स हर जगह फैले हुए थे। उन्होंने अपने काबिल एजेंट्स के दम पर यह पता लगा लिया था कि बांग्लादेश या फिर जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था उस वक्त, वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। राइटर जोरावर सिंह दौलत ये बात पावर एंड डिप्लोमेसी इंडियाज फॉरेन पॉलिसीज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर में बताते हैं। वो लिखते हैं कि अप्रैल 1969 में एक खुफिया केबल में आरएन काओ ने बताया था कि ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा और वहां पर चल रहे एक बेहद मजबूत आंदोलन को रोकने की कोशिश की जाएगी। अब दोस्तों, काओ ने यहां तक बता दिया था कि यह आंदोलन एक विद्रोह में बदल जाएगा आगे चलकर। और काओ ने जब 1969 में ये सब बताया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि यह घटना तुरंत नहीं होगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को आने वाली इस सिचुएशन के लिए एक पॉलिसी तैयार रखनी चाहिए और इंडिया को अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। इस तरह दोस्तों 71 की जंग में 2 साल पहले से ही भारत के पास बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही थी। खैर, 1970 के पाकिस्तान के चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई द्वारा बनाए गए आतंकवादी समूहों ने बंगाली बुद्धिजीवियों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। इसका रिजल्ट था पाकिस्तान का जंग में उतरना और आखिर में एक नए देश बांग्लादेश की तरह दुनिया के नक्शे पर उभरना। रॉ और काओ की टीम के काम का यह बस एक एग्जाम्पल है। अब आप एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। आरएन काओ ने अपने माहिर एजेंट्स के दम पर यह पता लगा लिया था कि पाकिस्तान दिसंबर में जंग का ऐलान करेगा। 1971 के दिसंबर का महीना बस शुरू हुआ था कि एजेंट्स ने वार्निंग दी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स जल्दी ही अटैक करने वाली है। इसके बाद 48 घंटों तक सभी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया। जब 48 घंटों तक कोई भी हमला नहीं हुआ तो माना गया कि शायद ये खबर गलत है। फिर आरएन काओ को इस बाबत कांटेक्ट किया गया। काओ कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा 24 घंटे और वेट करो। फिर दोस्तों वही हुआ। 3 दिसंबर 1971 को हमला हुआ। पाकिस्तानी एयरफोर्स के टारगेट थे अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर,
बीकानेर, जोधपुर, पठानकोट, श्रीनगर और अमृतसर के साथ साथ फरीदकोट में एयरफोर्स डिफेंस के रडार। लेकिन काओ की इंफॉर्मेशन ने पाकिस्तान का पूरा प्लान फेल कर दिया। इसी दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग का ऐलान हो गया और अगले 13 दिनों में पाकिस्तान सरेंडर करने पर मजबूर हो गया। लेकिन दोस्तों, ये बस शुरुआत थी। रॉ ने पूरे युद्ध के दौरान न सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जिससे इंडिया स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक बढ़त ले पाया इस युद्ध में, बल्कि इसने बांग्लादेश के लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम किया था। रॉ ने बांग्लादेश में सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप चलाए। ये कैंप काफी पहले से रॉ की देखरेख में चल रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में इसकी जरूरत पड़ेगी। नवंबर 1971 के अंत तक, यानी जंग से ठीक पहले, बांग्लादेश के 83,000 स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत की मदद से अपनी आर्मी ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। इसमें 10,000 वो लोग थे जो मुजीब की मजबूत वाहिनी के कैडर थे। रॉ ने वेस्टर्न पाकिस्तान और विदेशों में जितने भी ईस्ट पाकिस्तान के डेलीगेट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्हें भी इस आर्मी की हेल्प के लिए रेडी कर लिया था। इस तरह दोस्तों, जंग से काफी पहले ही रॉ ने इंडिया की जीत की राह आसान कर दी थी। लेकिन इन सारे कंट्रीब्यूशन से अलग जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रॉ का रहा था, वो था साइकोलॉजिकल वॉर, जिसे कि साई वॉर भी कहा जाता है शॉर्ट में। रॉ ने इस युद्ध में क्या किया कि पाकिस्तान से कहीं आगे की सोच रखी थी। दरअसल हुआ यह कि जंग की शुरुआत से पहले से ही पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन सर्च लाइट के जरिए कई सारे बंगालियों को भारत में घुसने पर मजबूर कर दिया था। उस वक्त तक भारत ने करीब 1 करोड़ शरणार्थियों के लिए अपने देश के इंटरनेशनल बॉर्डर को खोल दिया था। इसमें से ज्यादातर बॉर्डर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम के थे। काओ ने इस दौरान यह तय किया कि ये सारी एक्टिविटी इंटरनेशनल मीडिया कवर करे। इंदिरा गांधी ने खुद इन एरियाज में यात्रा की और ईस्ट पाकिस्तान की बदहाली और पाकिस्तान की करतूतों को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगर कोई देश भारत के साथ नहीं आया इस जंग में, तो वो भारत के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाया। डायरेक्टली तो कम से कम किसी भी देश ने भारत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई उस वक्त। यही नहीं दोस्तों, इंडिया ने सोवियत संघ के साथ एक ट्रीटी भी साइन की, जिसमें रूस ने संकट के दौरान भारत को राजनयिक और सैन्य दोनों तरह का समर्थन देने का वादा किया था। फिर दोस्तों, इस जंग में पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील तब लगी जब इंडियन एयरफोर्स ने 14 दिसंबर 1971 को दोपहर में ढाका के पास मौजूद एक बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल और उसके आसपास की बिल्डिंग को उड़ा दिया। इस इमारत के अंदर बम गिरने से ठीक 1 घंटा पहले ढाका में ईस्ट पाकिस्तान की सरकार मीटिंग करने वाली थी, लेकिन इस अटैक ने तुरंत पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जो अटैक हुआ था, इस अटैक को करते टाइम ढंग से मैप भी नहीं थे एयरफोर्स के पास, लेकिन निशाना इतना एक्यूरेट था कि इंडियन एयरफोर्स ने ढाका का गवर्नमेंट हाउस लगभग खत्म कर दिया था। माना जाता है कि इस अटैक को सक्सेसफुल बनाने के पीछे रॉ की इंफॉर्मेशन काम आई थी। इस तरह दोस्तों, रॉ की मदद से इंडियन आर्मी को भी मदद मिली और भारत ने पाकिस्तान को भी हराया। सिर्फ 3 साल के अंदर रॉ ने बता दिया कि ऐसी एक एजेंसी 1962 में भी होती तो शायद उस जंग को भी भारत जीत लेता। दोस्तों, फ्रांसीसी जासूसी एजेंसी के चीफ काउंट अलेक्जेंडर डी मेरेंचिस ने काओ को 1970 के दशक में 5 सबसे महान सीक्रेट एजेंसी चीफ में से एक बताया था। काओ के साथियों को लोग प्यार से काओ बॉय कहा करते थे। ये थी कहानी दोस्तों रॉ की और उसकी चीफ आर एन काओ की, जिन्होंने बांग्लादेश की जीत में भारत की बहुत मदद की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।